ठीक, जो बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ जाएं, नहीं तो हमारा नंबर दिया है, इस पर मैसेज कर दें। ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। इन इसमें से कौन सा अग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, जो बच्चे यूपी कैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है ना, ताकि वो हिंदी में भी बता दिया है। तो भैया चार चार एग्जाम्पल हैं, जेनेसिस, क्वार्ट्ज, बेसाल्ट और स्लेट। तो सही आंसर इसका है बेसाल्ट। ठीक है, अब बात हुई है इग्नियस चट्टानों की। ठीक, तो अब देखिए, जो इग्नियस चट्टानें होती हैं इनमें जो एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट का है और बेसाल्ट का है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सेडिमेंट्री रॉक है, तो सेडिमेंट्री रॉक में लाइमस्टोन आता है, सैंडस्टोन आता है, डोलोमाइट आता है। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक में जेनेसिस आता है, मार्बल आता है, क्वार्ट्ज आता है और स्लेट आता है। इतना तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो नीचे वाला एग्जाम्पल किसका उदाहरण है हमने बता दिया। अच्छा, जब हम लोग कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि भैया मेटामॉर्फिक रॉक से कौन सी रॉक बनी, है ना, देखो, तो इसको भी हम देख लेंगे। देखो, जेनेसिस से, जेनेसिस एक मेटामॉर्फिक प्रोडक्ट है। जेनेसिस, मार्बल, क्वार्ट्ज, स्लेट, इन सब के बारे में देख लेंगे। तो जो जेनेसिस है ये किससे बना है, ये बना है ग्रेनाइट से। ठीक है, ग्रेनाइट से ही ये रूपांतरित होकर बना है। मार्बल भैया किससे बना है, तो मार्बल भैया जो है वो लाइम स्टोन से बने हैं। ठीक, क्वार्ट्ज जो है वो सैंडस्टोन से बना है और स्लेट जो है वो सेल से बना है। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक, जेनेसिस किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है, मार्बल लाइमस्टोन से, क्वार्ट्ज सैंडस्टोन से और स्लेट सेल से बना है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव फैक्टर। इनमें से कौन सा पैसिव फैक्टर है। सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर हमने बताए थे एक बार, जो हमने पुरानी मास्टर क्लास ली थी तो हमने बताया था, तो फिर भी फिर से बता देते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, जो सॉइल की वेदरिंग होती है ना, यानी जो चट्टान होते हैं उनका जो अपघटन होता है उससे ही जो मतलब मिट्टी बनती है उसे हम लोग बोलते हैं सॉइल, जो कल्टिवेटेड होती है। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए, ठीक, मतलब 1 इंच सॉइल बनने के लिए, 1 इंच सॉइल बनने के लिए 2000 से 1000 साल लग जाते हैं। ठीक, अच्छा, एक थे साइंटिस्ट जिनका नाम था जोफे। तो जोफे ने 2 फैक्टर दिए थे, पैसिव और एक्टिव। तो पैसिव फैक्टर में कौन कौन से आते हैं वो आपको बताना है। आपके एग्जांपल हैं क्लाइमेट, पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिज्म और नन ऑफ दीज। अब बताओ इसमें से क्या है। तो इसका सही आंसर है पेरेंट मटेरियल। ठीक, वो कैसा है, पैसिव फैक्टर है। अच्छा, इसके अलावा जो एग्जाम्पल दिए हैं वो सब एक्टिव हैं। तो भैया हम जान लेंगे पैसिव में और कौन कौन से आते हैं। तो पैसिव में पहला तो पेरेंट मटेरियल आता है। ठीक है, दूसरा रिलीफ और टोपोग्राफी आता है। तीसरा टाइम, एज, या मतलब जो लैंड होती है उसकी एज कितनी है, ठीक, और उसका कितना पुरानी हो चुकी है, ये सब पैसिव में आते हैं। ठीक, अच्छा, जो एक्टिव फैक्टर होता है उसमें क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म आते हैं पूरे बायोस्फीयर में। ठीक, पैसिव फैक्टर सीधे से बोल सकते हो कि इट इज द अनकंसोलिडेटेड मास फ्रॉम द सोलम डेवलप दिशा। सब जानते हो सोलम क्या होता है। सोलम होता है A+B, यानी यहाँ आपको भी सॉइल के स्तर पढ़ाएंगे, होराइजन पढ़ाएंगे, तो उसमें जो A+B का स्तर होता है, ठीक, उसको हम बोलते हैं सोलम। तो उसका जो अनकंसोलिडेटेड मास मटेरियल होता है वो होता है आपका उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्टिव जानते ही हो। अकॉर्डिंग टू जिनी के अनुसार जो इसके जो इन्होंने सॉइल के फॉर्मेशन के लिए एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक, एक फार्मूला दिया था। वो फार्मूला था यस बराबर F ब्रैकेट में क्लोरोपिट, यानी ClORPT। तो इस पूरा पूछा जाता है, तो मुख्यतः जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसमें F क्या है। तो F जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक, बाकी निमरा सुंडा आपके सामने होगी तो उससे देख लेना। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ दी होराइजन इज इल्यूवियल होराइजन। इनमें से कौन सा होराइजन ऐसा है जिसे इल्यूवियल होराइजन बोलते हैं। तो ऑप्शन है A B C O। ठीक है, तो सही से आंसर है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, पहले क्या आता है, I आता है या B आता है। ठीक, I आता है, E आता है, एक इल्यूवियल होता है, एक इल्यूवियल होता है। ठीक, तो पहले आता है आपका E। तो E वाला किसमें होगा, ए में होगा। और इसमें पूछा गया आई वाला, ठीक, इल्यूवियल पूछा गया है, तो ये किस में होगा, ये बी में होगा। ठीक है, ये वाला याद रखना। अच्छा, अब अगर सॉइल होराइजन की बात करें तो हमको सॉइल प्रोफाइल पता होना चाहिए। ठीक, तो जब सॉइल का वर्टिकल सेक्शन होता है उसे हम लोग सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक, जिसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अब फर्जी कौन कौन सी लेयर होती हैं जो सामने लिखी हुई हैं, ओ होती है, ए होती है, बी होती है और सी होराइजन होता है। ठीक है, ओ होराइजन क्या होता है, ओ होराइजन जो है ये मुख्यतः जो फॉरेस्ट सॉइल होती हैं, फॉरेस्ट वाली, जंगली वाली, वहीं पाया जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला लेयर होती है। ठीक, जो जो आपकी जहाँ कल्टिवेटेड लैंड होती है, ठीक है, जहाँ पर आसानी से प्लाविंग वगैरह की जा सकती है, वहाँ पर ओ होराइजन नहीं पाया जाता है। ठीक, ये ओ होराइजन कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः वर्जिन सॉइल में पाया जाता है। अच्छा, अब अगर बात करेंगे कि जो ए होराइजन होता है, ए होराइजन को बोलते हैं इल्यूवियल होराइजन। ठीक है, ई वाला,
ठीक, ई वाला होता है। अच्छा, इल्यूवियल होराइजन की बात करेंगे, ये सबसे ऊपर का होराइजन होता है, पहली बात, ठीक। और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी खूब अच्छे से पाया जाता है, ठीक। और सॉइल का कलर कैसा होता है, काफी डार्क होता है। अच्छा, अगर बात करेंगे तो इसको जोन ऑफ वॉशिंग आउट भी बोलते हैं, ठीक, जोन ऑफ वॉशिंग आउट। अच्छा, इसके अलावा सबसे अधिक जो लीचिंग होती है वो ए में ही होती है, ठीक। अच्छा, और अगर बात करेंगे तो ए को हम लोग भाई सब डिवीजन भी कर लेते हैं, तो ए को हम लोग A1, A2 और A3 में बांटते हैं, ठीक है। जो A1 होराइजन होता है ये सबसे ऊपर वाला होता है, ठीक। और सबसे अधिक ऑर्गेनिक मैटर ऊपर वाले में ही पाया जाता है, ठीक है। जो A2 होता है, A2 को हम लोग ई होराइजन भी बोलते हैं, और इसमें जो है मैक्सिमम इल्यूविएशन होता है। यानी अगर इल्यूविएशन में बात करें, अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा ए में होता है, A2 में होता है, E2 में होता है, मतलब ई में होता है, A3 में होता है, किस में होता है, तो भैया जो A2 में होता है सबसे अधिक, ठीक। तो मैक्सिमम इल्यूविएशन, सबसे अधिक जो इल्यूविएशन है वो किस में होता है, ए आपके ई में होता है, जिसे हम लोग A2 भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, जो आपका इल्यूमिनेशन में क्या होता है सबसे अधिक, तो आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। तीसरा है A3, A3 को हम लोग AB होराइजन भी बोलते हैं, इसके अलावा EB होराइजन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ट्रांसजीशन होराइजन होता है बिटवीन AE एंड B के बीच, इसे हम लोग A3 भी बोलते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं बी होराइजन की। बी होराइजन जो है इसे हम लोग इल्यूवियल होराइजन भी बोलते हैं, जैसे आप सामने लिखा हुआ है, ठीक। सबसे अधिक जो वॉशिंग इन होता है वो बी में होता है, ठीक। वॉशिंग इन का मतलब है कि जो आपके मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन और एल्युमिनियम, मुख्यतः वही माने जाते हैं, उनका मैक्सिमम एक एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं वॉशिंग इन, मतलब डिपोजिशन हो जाता है। अच्छा, अगर डिपोजिशन की बात करेंगे, अगर एरिड रीजन की बाब करेंगे, तो एरिड रीजन में मुख्यतः इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट का डिपोजिशन होता है। अच्छा, ये होराइजन जो है आपके सब सॉइल में ज़्यादातर पाया जाता है, और ये टिलस से इसे टिलस से कल्टिवेट नहीं कर सकते। अच्छा, फिर आता है सी होराइजन। सी होराइजन जो है ये भी अनकंसोलिडेटेड होता है, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं सोलम, तो सोलम का ए प्लस बी के स्तर के बीच में होता है। बाकी अगर बात करेंगे तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि सबसे कम वेदरिंग किसमें होती है, मतलब जोन ऑफ लीस्ट वेदरिंग, तो भैया किसमें होती है, सी में होती है, ठीक। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट और इन सबका जो सीमेंटेशन होता है या उनका जमाव जो होता है वो सी में होता है। ये तो आपके होराइजन हो गए। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। थोड़ा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि आगे बहुत सा डिस्कस कराना है, ठीक है। आप लोग नीमरा सुंडा खोल के बैठना, लाइन टू लाइन अच्छे से रिवीजन कर लेना। आगे देखो, आज पूरी सॉल्यूशन खत्म कर देंगे। फिर आया साइज ऑफ ग्रेवल अकॉर्डिंग टू आईएसएस। आईएसएस के अनुसार ग्रेवल का साइज क्या होता है, ठीक। ऑप्शन है 2 मिलीमीटर से ज़्यादा, दूसरा ऑप्शन 2 से 0.2, ठीक। तीसरा ऑप्शन 0.02 से 0.002 और चौथा ऑप्शन 0.002 से कम, ठीक। तो भैया इसका सही आंसर बताओ। सही आंसर इसका है मतलब 2 मिलीमीटर से ज़्यादा, ठीक। पहले ऑप्शन सही है। आप देखो, जो अब थोड़ा पूरा बता दे तुम्हें। देखो, पहला जो ग्रेवल हो गया 2 मिलीमीटर से ज़्यादा। जो कॉर्स वाला होता है, कॉर्स वाला वो 0.2 से 2 होता है, ठीक। 0.2 से 2 होता है। और जो फाइन सेंड होता है वो होता है 0.02 से 0.2, ठीक। 0.02 से 0.2। और जो सिल्ट होता है वो 0.02 से 0.002 होता है। इसके अलावा एक और आता है जिसे हम लोग क्ले बोलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं ये, इसमें जो है 0.002 से कम होता है, ठीक। अच्छा, अब भैया सॉइल की बात की है तो कुछ चीज़ें हम और जान लेते हैं, जैसे कि सॉइल में ज़्यादातर क्वेश्चन टेक्सचर से आते हैं, ठीक। तो टेक्सचर की अगर बात करेंगे तो नहीं, पहले टेक्सचर की बात कर लो। हाँ, जो बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो देखो टेक्सचर की बात करेंगे तो टेक्सचर होता क्या है, सॉइल का टेक्सचर क्या होता है, ठीक। तो सॉइल के अंदर जो रिलेटिव परसेंटेज होता है, ठीक ठीक, किसका, सैंड, सिल्ट और क्ले का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सचर बोलते हैं, ठीक। अच्छा, या आप लोग कह सकते हैं कि साइज का जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज कितना होता है, ठीक, उसे टेक्सचर बोलते हैं, ठीक। रिलेटिव परसेंटेज की बात अलग हो जाती है। अच्छा, और अगर सॉइल का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक, तो मतलब सैंड, सिल्ट और क्ले का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा भैया, तो सबसे अच्छा टेक्सचर क्या होता है ये आगे आ जाएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। टेक्सचर क्लास की बात यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि आगे मौका फायदा ना मिले। तो देखो, टेक्सचर क्लास में हम लोग देखते हैं तो टोटल 12 प्रकार की टेक्सचर क्लासें होती हैं, लेकिन मुख्यतः 3 होती हैं। कौन सी, सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक, जानते हो। तो भैया सैंड सॉइल किसे कहेंगे, सैंड सॉइल वह सॉइल होगी जिसमें 85% से ज़्यादा सैंड होगी, पहली चीज। सिल्ट सॉइल क्या होगी, सिल्ट सॉइल वह सॉइल होगी जिसमें 80% से ज़्यादा सिल्ट होगी। और क्ले सॉइल वह सॉइल होगी जो बहुत पूछा जाता है, जिसमें 40% से ज़्यादा क्ले होगी, याद रखना। और सबसे अधिक जो पोर स्पेस पाए जाते हैं वो क्ले सॉइल में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा,
मेरे हिसाब से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, अगर सॉइल के कंपोनेंट की बात करें, क्योंकि टेक्सचर की बात की तो कंपोनेंट की बात भी करनी पड़ेगी, तो भैया आपको पता भी होगा कि सॉइल के अंदर जो मिनरल होते हैं वो 45% होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर 5% होता है, एयर स्पेस 25% होते हैं, वाटर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, विच सॉइल सुटेबल फॉर हैवी सॉइल, हैवी सॉइल के लिए कौन सी सॉइल नहीं, इसमें क्रॉप लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा सही कर लेना, विच क्रॉप सुटेबल फॉर हैवी सॉइल। अब देखो क्रॉप की अगर बात करेंगे तो क्रॉप में जो है पहला ऑप्शन है पटेटो, कॉटन, टबेको, ग्राउंडनट। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका है कॉटन। ठीक, अब देखो भैया लोम सॉइल मतलब कि हैवी सॉइल और लाइट सॉइल क्या होती है? हैवी सॉइल और लाइट सॉइल का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा भारी है, मतलब उसका वेट ज़्यादा है, वो हल्की सॉइल है, ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि जो सॉइल के अंदर जो ससंजन बल यानी कोहेजन कैपेसिटी है, ठीक, जो आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जुड़ने की जो क्षमता है, उसे हम लोग हैवी और लाइट सॉइल के अंदर डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इनमें मुख्यतः कौन कौन सी सॉइल आती हैं? तो पहले बात करते हैं हैवी सॉइल। तो हैवी सॉइल में कॉटन आता है, ऑप्शन में आपके है। इसके अलावा राइस और सोरगम, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉटन, राइस, सोरगम। लाइट सॉइल की बात करेंगे तो लाइट सॉइल में जो है ग्राउंडनट आता है, पटेटो आता है, टबेको आता है, इसके अलावा जितनी लेग्यूम्स हैं वो सभी आ जाती हैं। ठीक, लेकिन इनकी जो रेसिस्टेंसी है वो काफ़ी कम होती है, इसीलिए लाइट सॉइल होती हैं। अच्छा, अब देखो आगे कह सकते हो इसके हिसाब से, स्ट्रक्चर तो हम बता ही दिए थे। हाँ, अच्छा स्ट्रक्चर में एक पॉइंट रह गया था, जो आर्टिफिशियल वो होते हैं क्लाउड, उसे तो क्लाउड बोलते हैं, जो बड़े बड़े ढेले देखो खेत में जब खेत जुतता है तो बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं। ठीक, तो भैया जो आर्टिफिशियल रूप से ढेले बनते हैं, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, ईंटे टाइप के है ना, जो मिट्टी के कण होते हैं, तो जो बड़े बड़े मिट्टी के कण होते हैं, जो मिट्टी के कण नहीं कह सकते, वो ढेला बोलते हैं, ढेला है ना, उन्हें हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसे उसमें क्लाउड बोलते हैं, तो CLOD आर्टिफिशियल वाला है। और जो नेचुरल होते हैं एग्रीगेट्स उन्हें हम लोग पेड्स बोलते हैं, PEDS। ठीक है, आगे देखो मोस्ट सुटेबल सॉइल स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो मोस्ट सुटेबल होता है? तो भैया ऑप्शन आपके सामने कौन कौन से हैं? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, क्रम्बी स्ट्रक्चर या ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर आपको सबको पता होगा, सही आंसर है क्रम्बी स्ट्रक्चर। ठीक है, पता होना चाहिए। सॉइल स्ट्रक्चर से ज़्यादातर क्वेश्चन हम बता ही चुके थे, बाकी हल्का सा देख लो। प्लेटी क्या होता है? जब सॉइल की जो लेयर होती है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो उसे हम लोग प्लेटी में लाते हैं। अच्छा, प्लेटी और लेमिनर में थोड़ा फर्क होता है। प्लेटी में हम लोग कह सकते हो जब जो है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, भाई ये देखो इस टाइप का होता है ना, ऐसे करके बना होता है खूब अच्छे से। ठीक, इसमें पेन अच्छे से चलता नहीं है। तो अगर ये बहुत बड़ा बड़ा होगा, ठीक है, लार्ज होगा, ठीक, या हम लोग कह सकते हो कि थिक होगा, मोटा होगा, तो उसे बोलेंगे प्लेटी। और यही चीज़ें बिल्कुल पतली होंगी, बहुत छोटे छोटे पतली पतली, तो उसे बोले हम लोग क्या बोलेंगे? लेमिनर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे बता दूसरा प्रिज्मेटिक। अच्छा, प्रिज्मेटिक की अगर बात करें तो इसमें होता है जो वर्टिकल एक्सिस ज़्यादा डेवलप होता है एज कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सीधा उसका उल्टा है। अच्छा, इसमें भी दो होते हैं, एक कलमनर, एक प्रिज्मेटिक। ठीक, ये प्लेटी है और इसमें प्रिज्मेटिक है, फर्क समझना। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो सॉइल का ऊपर वाला होता है, ठीक, इसे मिटाओ हल्का सा, इसे मिटा दो ताकि बना सके। ठीक, हाँ, और मिटाओ। ठीक, अब देखो जो देखो जो ऊपर की जैसे पूरी सॉइल है, ठीक, अगर ये ऊपर का राउंड होता है ऐसे करके राउंड, तो इसे बोलते हैं कॉलमुनर। ठीक है, और अगर ये पूरा फ्लैट होता है ऊपर से, ठीक, ऐसे करके फ्लैट है पूरा अच्छे से, तो इसे बोलेंगे प्रिज्मेटिक। ठीक है, ये सॉइल के स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाएगा। आगे देखो, अच्छा एवरेज सॉइल, अच्छा इसका आंसर नहीं दिया सही, हाँ सही दे दिया, ठीक है, हाँ। अच्छा, इसमें दो और बचे हैं, अरे दो रहने दीजिए। ठीक, अब देख लो। अच्छा, स्पेरिकल में क्या होता है? तो स्पेरिकल में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, स्पेरिकल जो है, इसको स्पेरिकल जो पेड्स होते हैं उनका साइज 2 सेंटीमीटर डायमीटर के आसपास होना चाहिए। ठीक है, और इसी में जो है ग्रेनुलर और क्रम्बी आ जाते हैं। तो भैया जो क्रम्बी जो है किसका पार्ट है? रुक जाओ, क्रम्बी किसका पार्ट है? वो आपके स्पेरिकल का ही पार्ट है। ठीक, बाकी एक ब्लॉकी स्ट्रक्चर भी होता है, आप देख लेना। आगे देखो, एवरेज सॉइल बल्क डेंसिटी कितनी होती है? 4 ऑप्शन सामने, सही आंसर बताओ। पहला ऑप्शन 2.20, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए देख लेना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जो बल्क डेंसिटी होती है वो सी ऑप्शन 1.31 होती है। ठीक है, और पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है फर्जी? पार्टिकल डेंसिटी 2.65 होती है, हम बता ही चुके हैं। अच्छा, अब डेंसिटी की बात कीजिए तो फर्जी डेंसिटी नापते किससे हैं? तो भैया जी डेंसिटी नापते हैं पिकोनोमीटर से। ठीक, किसे नापते हैं? पिकोनोमीटर। और दो तरीके की होती है, एक पार्टिकल डेंसिटी, एक बल्क डेंसिटी। ठीक, तो पार्टिकल डेंसिटी बराबर होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी जितना सॉइल सॉलिड है, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, इसे बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी।
ठीक। तो पार्टिकल डेंसिटी जनरली कितनी होती है? 2.66 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थ्योरी भी याद रखना, ग्राम पर सीसी, ठीक है, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सही है। ऑर्गेनिक सॉइल की बल्क डेंसिटी कितनी होती है? तो भैया कम होगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर डालने से बल्क डेंसिटी जो है वो थोड़ी पार्टिकल डेंसिटी या बल्क डेंसिटी कोई भी चीज़ हो वो कैसी होती है? कम हो जाती है। अच्छा, तो 2.1 से 2.4 होती है, ठीक। और कितने से? और अगर पार्टिकल डेंसिटी पूछ ले तो इसकी आधी कर देना, 1.1 कर देना। अच्छा, पार्टिकल डेंसिटी को हम लोग रियल डेंसिटी बोलते हैं, ठीक। बल्क डेंसिटी को आधा कर देना। पार्टिकल डेंसिटी को हम लोग रियल डेंसिटी बोलते हैं या ट्रू डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और ज़्यादातर वाटर की जो डेंसिटी होती है, अब पार्टिकल वर्क की बात हो रही है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अगर वर्क डेंसिटी की बात करेंगे तो जनरली वर्क डेंसिटी 1.33 या 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक। तो वर्क डेंसिटी का फार्मूला होता है वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। इतना आप याद रखना, ठीक। बाकी जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर डालोगे बल्क डेंसिटी वैसे वैसे कम हो जाएगी, ठीक। तो सर जी ऑर्गेनिक मैटर की कितनी हो जाती है? तो ऑर्गेनिक मैटर की होती है 0.25, ठीक है, 0.25 होती है। अच्छा, तो भैया कंपैक्ट सॉइल की कितनी होती है? ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। कंपैक्ट सॉइल की बल्क डेंसिटी होती है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो 2 होती है। अच्छा, आगे देखो, विच ऑफ द क्रॉप हैव लोएस्ट ओडीआर? किस क्रॉप का ओडीआर सबसे कम होता है? अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और डिस्कस करा दें, सामने अगर दिख गया हमको, ठीक है। ये एक थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? तो भैया कुछ नहीं होती है, जो सॉइल के अंदर हीट फ्लो होती है उसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना, ठीक है। और जितना ज़्यादा करोगे टिलेज उतना थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी सॉइल टेम्परेचर से बगैर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग देख लेना। अच्छा, ओडीआर ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो, ठीक, वो क्या होता है? तो सबसे कम किसका होता है? 4 ऑप्शन है, सही से आंसर आप दे देना। तो सही से इसका आंसर है राइस। सबसे कम कितना होता है? राइस का। और कितना होता है सर जी? तो इसका होता है 22.5 और 22.1 इंटू 10 की पावर -8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब देखो सर जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है इरीगेटेड पी की, ठीक है। कितनी होती है? 39.5, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें तो भैया होता क्या ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो? तो जो ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, किसके द्वारा? प्लांट रूट्स के द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो। तो इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? इरीगेटेड पी का होता है। सबसे कम किसका होता है? राइस का होता है, ठीक। आगे बढ़ जाओ। प्योरिटी ऑफ सॉइल कलर, सॉइल कलर की प्योरिटी किससे नापते हैं? ठीक, आप जानते हो कि पहले इसका सही आंसर होता है अंदर ह्यू वैल्यू क्रोमा नॉन, ठीक। तो इसका सही आंसर सब जानते हैं, इसका सही आंसर होता है क्रोमा, ठीक। अब फर्जी प्योरिटी मतलब क्या है, ठीक, इससे पहले जानो सॉइल कलर। तो सॉइल कलर को हम लोग किससे नापते हैं या किससे डिटरमाइन करते हैं? तो आप सब जानते हो मुल्सन कलर चार्ट से, ठीक, मुल्सन कलर चार्ट से। अच्छा, 3 तरीके से इसके वो होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, ह्यू वैल्यू क्रोमा। ह्यू में क्या होता है? जो डोमिनेंट स्पेक्ट्रिकल कलर है, येलो हो चाहे रेड हो चाहे ब्लू हो या ब्राउन हो, जो डोमिनेंट स्पेक्ट्रिकल कलर है वो क्या होता है? ह्यू होता है, ठीक। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है कि जो सॉइल की जो लाइटनेस है, ठीक है, या डार्कनेस, कितनी सॉइल डार्क होगी, कितनी लाइट होगी, वो भैया क्या होता है? वैल्यू होता है, ठीक। और क्रोमा क्या होता है? ठीक, डेंसिटी, जो सॉइल की जो मतलब कह सकते हो प्योरिटी, ठीक, जो प्योरिटी होती है, कितनी सॉइल प्योर है, वो क्या होती है? किसमें? क्रोमा में होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्पेसिफिक हीट से क्वेश्चन शायद ना डाला हो, जान लो। वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, सॉइल की 0.2 होती है यानी 0.2 होती है, ऑर्गेनिक मैटर की 0.5 यानी 0.5 होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। पायरोलिसाइट इज ए सोर्स ऑफ, पायरोलिसाइट किसका सोर्स होता है? इससे पहले आपको मिनरल पता होने चाहिए, ठीक। अगर मिनरल अगर पढ़ा होगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो पायरोलिसाइट जो है वो भैया सोर्स किसका होता है? मैग्नीशियम का, ठीक। किसका होता है? सॉरी, मैग्नीज का होता है, ठीक, गलत, मैग्नीज का होता है, ठीक, इसको हटा दो। हाँ, एक जैसा लिखा था ना, मैग्नीज का होता है। अब देखो फास्फोरस का क्या होता है, ठीक। पहले जान लो मिनरल्स क्या होते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक ओलिविन, तो ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं, है ना, ओलिविन और टर्मलाइन, ठीक। तो ओलिविन जो है ये फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट में अगर बात करें तो इसका फार्मूला पूछा जाता है FeMg का होल स्क्वायर, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर क्या होता है? SiO4। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक। अगर याद कर सको तो याद कर लो। अच्छा, अगर बात करें तो फास्फोरस का कौन कौन सा ऐसा होता है मिनरल्स जो सोर्स होता है, ठीक। तो फास्फोरस का होता है एपेटाइट, क्या होता है? एपेटाइट। पोटेशियम क्या होता है? बायोटाइट और ऑर्थोक्लेज। पोटेशियम क्या होता है? बायोटाइट और ऑर्थोक्लेज, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या होता है? डोलोमाइट और ओलिविन, डोलोमाइट और ओलिविन, इसीलिए हमने बात बता दिया था। तो मैग्नीशियम क्या होता है? डोलोमाइट और ओलिविन। कैल्शियम का क्या होता है सर जी? कैल्शियम का होता है डोलोमाइट और एंथ्रोसाइट,
ठीक, डोलोमाइट और एंड्रोथाइट। अच्छा, एंड्रोथाइट है, ठीक। एक इसमें नहीं डाला हमने बोरान का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरान का होता है टोरोमलाइन, क्या होता है, टोरोमलाइन होता है, ठीक। इसके अलावा हम बता ही चुके हैं मैग्नीज का क्या होता है, पायरोलुसाइट होता है। और एक और है मोलिब्डेनियम, तो मोलिब्डेनियम का होता है ओलिविन, ठीक है। फिर से देखो एक बार, फास्फोरस का क्या होता है फर्जी, एपेटाइट होता है। पोटेशियम क्या होता है, बायोटाइट आर्थोक्लेज होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, डोलोमाइट ओलिविन होता है। कैल्शियम क्या होता है, एंड्रोथाइट और डोलोमाइट होता है। बोरान का क्या होता है, टारोमलाइन होता है। मोलिब्डेनियम का क्या होता है, ओलिविन होता है। और मैग्नीज का क्या होता है, पायरोलुसाइट होता है। अच्छा, अब अगर बात करें मिनरल्स की, ठीक, तो सबसे ज्यादा जो वेदरिंग के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं वो कौन सा मिनरल होता है, ठीक है। तो भैया वो मिनरल होता है क्वार्ट्ज, सबसे अधिक रेसिस्टेंट होता है क्वार्ट्ज, ठीक है। इसके बाद मास्कोबाइट आता है, फेल्ड्सपार आता है, बायोटाइट आता है, ठीक है। स्पेस नहीं रह गया, कोई बात नहीं, ठीक। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो भैया जो आपका अर्थ का क्रस्ट होता है वो ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा होती है उसके अंदर कितनी होती है, 46 के आसपास होती है। सिलिकॉन 27, कहीं कहीं 29 लिखा रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम 8.1 के आसपास और फेरस 5% के आसपास, ठीक। इसके अलावा कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.6, मैग्नीशियम 2.1, अदर 0.8। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए सब नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑक्सीजन 0.6, तुम्हारा 46.6, 46.6, सिलिकॉन 27, एल्युमिनियम 8.1 और फेरस 5, ठीक। आगे बढ़ जाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि लाइट ग्रीन कलर डिवोटेड विच लैंड डिनोटेड होना चाहिए, शायद डिवोटेड मतलब अंधभक्त हो गया है ना, डिनोटेड। जो आपका लाइट ग्रीन कलर है एक कौन से उसको डिनोट करता है, क्लास को, ठीक। तो आपने अगर एलसीसी पढ़ा होगा तब आप अच्छे से कर लेंगे। तो इसका सही आंसर है क्लास 1, ठीक। एक मिनट रुकना, जरा इसको हम स्पेस सही कर दें ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो, ठीक। हाँ ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा देखो, हाँ हम आपको बता देते एलसीसी, तो भैया आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक। एलसीसी में अगर बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि एलसीसी के हिसाब से दो मेजर ग्रुप हैं। पहला क्या है, लैंड जो कि ऐसी लैंड जो कि सुटेबल है, और दूसरा ऐसी लैंड जो कि नहीं सुटेबल है, ठीक। अच्छा, अब देखो जो सुटेबल में है कौन कौन सी है, सुटेबल में 4 होते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक। ये अच्छे से आपको ये बहुत लोग नहीं पढ़े भी होंगे। और इसके बाद वाली नॉट सुटेबल होती हैं, तो इनका कलर भी आपको पूछा जाता है कभी कभार, ठीक। इसके अंदर की डिटेल आप देख लेना निमरा सुंडा से, ठीक। बाकी ज़्यादा अंदर ना जाना अगर आप ऊपर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जो लाइट ग्रीन कलर होता है इसमें वो क्लास 1 में आता है। क्लास 2 का जो कलर होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं येलो कलर से, ठीक, पीले रंग से, ठीक। क्लास 3 का जो होता है उसे करते हैं रेड कलर से, ठीक है, 3 लिखा हुआ है, इसको करते हैं रेड कलर से, ठीक। क्लास चौथा जो होता है उसे करते हैं ब्लू कलर से, ठीक। किसे करते हैं, ब्लू कलर से करते हैं। और क्लास 5 का जो होता है उसे करते हैं डार्क ग्रीन। तो लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन बहुत पूछा जाता है। लाइट ग्रीन किसका है, क्लास 1 का, और डार्क ग्रीन किसका है, आपके क्लास 5 का। क्लास 6 का जो होता है ऑरेंज कलर होता है। क्लास 7 का जो होता है ब्राउन होता है। और 8 का होता है पर्पल होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ तन से। वर्टिसॉल फाउंड इन विच सॉइल, कौन सी सॉइल में वर्टिसॉल पाया जाता है। ऑप्शन है एलुवियल सॉइल में, ब्लैक सॉइल में, रेड सॉइल में, एरिड सॉइल में। तो इसका सही आंसर है ब्लैक सॉइल में। अब आप इसके लिए सॉइल ऑर्डर पढ़े होंगे, ठीक, क्योंकि डिटेल में जाने के लिए समय भी कम है अभी थोड़ा सा, है ना। तो आप लोग चाहें तो जा सकते हैं, थोड़ा सा हम बता देते हैं हल्का हल्का। अब देखो बात हुई है ब्लैक सॉइल की, ठीक। तो ब्लैक सॉइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर वर्टी सॉइल होता है। इसके मिनरल कौन सा होता है, मोंट मोल्लोनाइट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अलावा हाँ, अपने एरिया में, अपने भारत में कितने एरिया में ये पाई जाती है, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो भैया कितनी एरिया में पाई जाती है, ये पाई जाती है लगभग 16% में, ठीक। अपने टोटल 16% के आसपास पाई जाती है। हाँ अच्छा, अब अगर बात करें कि इसके अंदर मिनरल कौन सा होता है, मोंट मोल्लोनाइट होता है, ठीक। एलुवियल सॉइल के बारे में बात करो थोड़ी सी। एलुवियल सॉइल जो है यहीं पे खत्म कर दो, आगे वैसे क्वेश्चन में डाला होगा लेकिन यहीं पे खत्म कर दो, ठीक, आगे कम टाइम देंगे। एलुवियल सॉइल की बात करेंगे तो भैया सबसे ज़्यादा एरिया में यही पाई जाती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी यही होती है, ठीक है। ये 2 तरीके की है, खादर बांगर। जो पुरानी है उसे बांगर बोलते हैं, जो नई होती है उसे खादर बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो है जो आपकी नदियों के किनारे मिट्टी यही पाई जाती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी यही होती है, ठीक है। इसके अंदर सॉइल आर्डर वगैरह कौन सा होता है, अभी आर्डर देखेंगे क्लियर कर लेंगे। फिर होती है रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है ये ज़्यादातर तमिलनाडु एरिया में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये अपने भारत में लगभग इसका एरिया का वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन लगभग साढ़े लोग लिखते थे 10% के आसपास, ठीक है, 10% के आसपास ये पाई जाती है। अच्छा अच्छा, काली मिट्टी काली क्यों होती है, ह्यूमस के कारण। लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है।
अच्छा, एड वाली जो डिजर्ट एरिया है वहाँ एड पाई जाएगी। अब बात करते हैं वर्टिसोल मतलब कि सॉइल ऑर्डर की। तो भैया फर्जी सॉइल ऑर्डर कितने होते हैं तो बताओ। तो सॉइल ऑर्डर होते हैं 12। ठीक, 12 कौन कौन से होते हैं आपने पढ़े भी होंगे। इंसेप्टी सॉइल, इंटी सॉइल, बर्टी सॉइल, ऑब्जी सॉइल, एल्फी सॉइल, हिस्टो सॉइल, एरिडी सॉइल, स्पोडो सॉइल, अल्टी सॉइल, है ना, मोली सॉइल, एंडी सॉइल, जेली सॉइल। अरे सर जी क्या बोलते हैं सब हैं, हम समझ में नहीं आया। अच्छा देखो बात क्या है, बात है एक भैया फंडा याद रखना। वैसे फंडा अपना बनाएंगे तो बताएंगे अच्छे से अलग से वीडियो में। यहाँ पे फंडा लिखा था फंडा में, वो कौन सा था, आ वगामी हाउस। आ वगामी हाउस, ए से क्या हो गया था, उन्होंने अपना वो डाला होगा रेडी वगैरह। ये अल्फी सॉइल, VAGMIHOUSE, आ वगामी हाउस। ठीक है, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। अब भैया एक एक ऑर्डर देख लें हल्का हल्का सा। ठीक, देखो पहला इंसेप्टी सॉइल है, हल्का में देखेंगे ज़्यादा नहीं। इंसेप्टी सॉइल जो होता है ये सबसे बड़ा सॉइल ऑर्डर है, पहली चीज़। ठीक, पूरे 20% पूरे वर्ल्ड का। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो है दे हैव एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले। हाँ ये बात याद रखना, इसमें क्ले का ठीक और आयरन ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन भी होता है। अच्छा, दूसरा होता है इंटी सॉइल। ये इंसेप्टी सॉइल के बाद जो सॉइल ऑर्डर आता है वो इंसेप्टी आपका इंटी सॉइल होता है। ठीक है, और ये दूसरा सबसे बड़ा सॉइल ऑर्डर है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा सॉइल ऑर्डर है। अच्छा, फिर होता है बर्टी सॉइल, जिसके बहुत अच्छा ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट। बर्टी सॉइल जो होता है ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, ये मुख्यतः जो काली मिट्टी उसमें पाया जाता है, और इसके अंदर जो मिनरल होता है वो मोंट मोलानाइट होता है। ठीक है, और अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिलाई, GILAI, जिलाई का संबंध किस सॉइल ऑर्डर से है, तो बर्टी सॉइल से है। ठीक है, बाकी कभी कभी मिट्टी में चटक जाती है मिट्टी, है ना, तो बर्टी सॉइल का ही लक्षण होता है। अच्छा, अब हम बात वो बार बार मोंट मोलानाइट बोल रहे हैं, तो यहीं पे एक चीज हल्की सी चीज, अब क्योंकि रिलेट हो रहा है दिमाग, अगर दिमाग में कोई चीज़ आ रही है तो उसको डिस्कस कराओ। अच्छा, अब देखो एक, अगर हम लोग मिनरल की बात करें तो आप जानते हो 1 1 टाइप मिनरल होते हैं, 2 1 टाइप मिनरल होते हैं, 2 1 1 टाइप या 2 2 टाइप मिनरल होते हैं, या आप पढ़े होंगे। तो 1 1 टाइप में कौन से आते हैं, कालोनाइट आता है। 2 1 टाइप में क्या आता है, मोंट मोलोनाइट, इलाइट और बर्मिकुलाइट आता है। ठीक, जानते हो। तो मोंट मोलानाइट का सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा, मतलब वैसा कैसा होता है, ठीक है, सिलिकेट के हिसाब से। तो 2 1 टाइप होता है, और एक होता है भैया 2 2 टाइप, जिसे हम लोग 2 1 1 भी बोलते हैं। ये होता है क्लोराइड। ठीक, हल्का, जिसे जो बच्चे पढ़े होंगे उनके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाओ। अब आगे कौन सा ऑर्डर रह गया था, आगे रह गया तुम्हारा ऑब्जी सॉइल। ऑब्जी सॉइल ज़्यादातर लेटराइट सॉइल में पाया जाता है। ठीक, जो एक एक की पॉइंट है वही बताएंगे। ठीक, फिर आता है आपका एल्फी सॉइल। एल्फी सॉइल जो है अगर बात करें तो लगभग 35% बेस सेचुरेशन जो होता है वो एल्फी सॉइल में होता है। ठीक, हिस्टो सॉइल की बात करें तो हिस्टो सॉइल जो पीट सॉइल होती है, मक सॉइल होती है, उसमें पाया जाता है। ठीक, एरिडी सॉइल की अगर बात, एरिडी सोल्स की अगर बात करते हैं तो एरिडी सोल जो डिजर्ट सॉइल होती है वहाँ पाया जाता है। स्पोडो सॉइल की बात करते हैं तो इसे हम लोग पोडोजोल मीन्स भी बोलते हैं, मतलब पोडोजोल का मतलब होता है अंडर द एस। ठीक, जो राख होती है उसके नीचे पाया जाता है। ठीक, ये जो अंडर द एस जो है, अंडर एस जो है वर्ड, ये सबसे पहले दिया था 1857 में डाकू चेब ने, है ना। अच्छा, और फिर बात होता है अल्टी सॉइल। तो अल्टी सॉइल जो है इसे, ये ज़्यादातर कौन सी मिट्टी में पाया जाता है, तो अल्टी सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, रेड सॉइल में पाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो बेस सेचुरेशन होता है वो 35% होता है। ठीक, कितना होता है भैया, 35% होता है। आगे देखो, आगे अगर बात करेंगे तो आगे का मोली सॉइल। ठीक, मोली सॉइल में क्या होता है, जो बेस सेचुरेशन होता है वो 50% से ज़्यादा होता है। बेस सेचुरेशन जो होता है वो 50% से ज़्यादा होता है। अच्छा, अब देखो अब इसमें आता है एंडी सॉइल और जेली सॉइल। तो एक एक पॉइंट ही बता रहे हैं। तो एंडी सॉइल की अगर बात करेंगे तो एंडी सॉइल जो ज़्यादातर जो वॉल्केनिक एस होता है उससे बनता है। ठीक, जो ज्वालामुखी वाले राख होती है। और जो जेली सॉइल है इसे हम लोग चर्निंग सॉइल भी बोलते हैं। चर्निंग जानते हो, किसी गिलास में पानी डाल लो या किसी बीकर वगैरह में और उसको खूब देर हिलाते रहो। ठीक, उसे चर्निंग बोलते हैं। तो भैया चर्निंग सॉइल जो होता है वो जेली सॉइल के लक्षण है। बस इतना हम बता दिया, बाकी अच्छा डिटेल में भी कभी लेक्चर लाएंगे, क्योंकि इसका लेक्चर लाना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना, तब आपको अच्छे डिस्कस करा देंगे। आगे बढ़ जाओ। CN रेशियो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का CN रेशियो कितना होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया आपके सामने ऑप्शन है 4 1, 20 से 30 1, 9 1, या A और C। सही आंसर क्या है, A और C, यानी 4x भी होता है, 9 1 भी होता है। अब फर्जी ये माइक्रो में CN रेशियो क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना है फाइल में, उसे CN रेशियो बोलते हैं। अच्छा, तो सर जी कितना होता है। अब बात करें पहले ह्यूमस में। ठीक, ह्यूमस से एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमस में कितनी लिग्निन होती है, तो 40 से 45% लिग्निन होती है, और प्रोटीन कितनी होती है, 30 से 33% होती है। ठीक है, अच्छा CNOC की बात करें तो 4 1 और 9 1 किसका होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। तो फिर जी 20 से 30 1 किसका होता है, तो फिर जी तो बात यह है लेग्यूम्स का और FYM का रेशियो 20 से 30 1 ही होता है। ठीक, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो जो आपकी ह्यूमस होता है उसका 10 से 1 होता है। ठीक, 10 रेशियो 1,
और जो नॉर्मल सॉइल होती है उसका 12 से 1 होता है। ठीक, अगर बात करेंगे एक्स्ट्रा की, ठीक है, भूसे वाली जो क्रॉप होती है उसमें कितना होता है, 101 होता है। ठीक, बस इतना क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात यहीं पे कर लें तो भैया जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें नाइट्रोजन 5 से 5.5% होती है। ठीक है, ह्यूमस वगैरह होता है उसके अंदर। हाँ, बाकी ऑर्गेनिक में जो कार्बन परसेंट होता है वो 50 से 58% होता है। ठीक है, CN रेशियो जानते ही ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, 9 से 1 या 12 से 1। ठीक, 9 से 1 या 12 से 1 दोनों में सही माना जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है सॉइल पीएच 6 से 6.5 विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज अवेलेबल। अगर सॉइल का पीएच, यहाँ पर कामा लगाना भूल गए, अगर सॉइल का पीएच 6 से 6.5 होगा तो भैया कौन सा न्यूट्रिएंट है जो सबसे अधिक पाया जाएगा उसके अंदर? ऑप्शन फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और जिंक। ठीक, तो सही आंसर इसका है फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। अब यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लो। देखो भैया, अगर पीएच 6 से कम होगा, कितना होगा, 6 से अगर कम है तो उसके अंदर एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक पाया जाएगा सबसे अधिक। क्या पाया जाएगा? एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक। अगर पीएच 6 से कम होगा, 6 से 6.5 होगा तो फास्फोरस पाया जाएगा, बता ही चुके हैं। इसके अलावा बोरान भी पाया जाएगा। ठीक, अगर पीएच 7 से ज्यादा होगा तो कैल्शियम और मोलिब्डेनम पाया जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, ये देखो पूरे रेट से हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी होती है? अच्छा भैया, अब देखो ऑप्शन बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। तो सैलाइन सॉइल की पहले ऑप्शन सही है। ठीक, 4 से बी ऑप्शन 4 से ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो 3 तरीके की सॉइल होती है। ठीक, ये मुख्यतः हम लोग देखो उड़ते उड़ते पहुंच गए प्रॉब्लमेटिक सॉइल में, पूरी फाइल संख्या खत्म हो जाएगी। तो इसमें 3 होती हैं, सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल और सैलाइन एल्कलाइन। तो अगर सैलाइन सॉइल की बात करेंगे तो इसका पीएच 8.5 से कम होता है। एल्कलाइन सॉइल की बात करेंगे तो इसका पीएच 8.5 से ज़्यादा होता है। और सैलाइन एल्कलाइन में क्या होता है, 8.5 से ज़्यादा ही होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो जो सैलाइन सॉइल होती है उसका 4 से ज़्यादा होता है, एल्कलाइन का 4 से कम होता है और सैलाइन एल्कलाइन का 4 से ज़्यादा होता है। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की बात करेंगे तो 15 से कम होता है, एल्कलाइन का 15 से ज़्यादा होता है और सैलाइन एल्कलाइन का 15 से ज़्यादा होता है। यानी सैलाइन सॉइल में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ही ऐसी है जो 4 से ज़्यादा है, बाकी दोनों चीज़ें कमी है, 8.5 से कम और 15 से कम। एल्कलाइन सॉइल में पीएच ही ऐसा है जो ज़्यादा है। ठीक, और मतलब ESP और पीएच दोनों ज़्यादा हैं, लेकिन जो EC है वो 4 से कम है। और सैलाइन एल्कलाइन में सब कुछ ज़्यादा है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ जाओ। हाउ मच विंड इरोजन अकर्ड बाई साल्टेशन। देखो आप सब जानते हो कि भैया विंड इरोजन साल्ट से वो आपके उससे भी होता है, क्या बोलते हैं, मिट्टी से क्या बोलते हैं उसे, हवा से होता है। ठीक, क्या दिमाग में आ रहा है, अच्छा हवा से होता है। तो हवा में 4 तरीके के होते हैं, साल्टेशन, सरफेस क्रीप और सस्पेंशन। ठीक है, वैसे इरोजन की बात हम कर लेंगे, पहले यहीं पे डिस्कस कर लें। तो भैया साल्टेशन से कितना होता है? तो साल्टेशन से होता है 50 से 70%। ठीक है, 50 से 70%। ठीक है, अगर 50 से 75 भी लिखा था तब भी सही है। अब देखो विंड इरोजन 3 तरीके से होता है, साल्टेशन, सरफेस क्रीप और सस्पेंशन। जो साल्टेशन होता है उसमें पार्टिकल जो डायमीटर होता है सॉइल का वो 0.1 से 0.5 डायमीटर का होना चाहिए। ठीक है, इसमें आराम से जो है जैसे सॉइल छिटक के दूसरी दूर सॉइल का पार्टिकल छिटक के कहीं और गिर जाएगा। सरफेस क्रीप में 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और जनरली ये 5 से 25% तक होता है। सस्पेंशन की अगर बात करेंगे तो इसमें 0.1 से मिलीमीटर से डायमीटर कम होना चाहिए। ठीक है, 0.1 से कम। अच्छा, ये ज़्यादातर 3 से 4% होता है। ये तो हो गया इसकी बात। अच्छा, अगर इरोजन अगर सॉइल और वाटर दोनों से हो रहा है तो उसे वेव इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव इरोजन। अब वाटर इरोजन नहीं बताया हमने। वाटर इरोजन का मतलब होता है वाटर से इरोजन हो रहा, इसमें स्प्लेश, रेन ड्रॉप, सबसे पहली स्टेज स्प्लेश होती है जिसे हम लोग रेन ड्रॉप इरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सीट इरोजन, तीसरा होता है रील इरोजन, चौथा गली, और ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, आगे भी आते हैं, 8-9 तरीके हैं। अच्छा, सबसे जो खतरनाक होता है वो सीट इरोजन होता है जिसे हम लोग नोटिस तक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाकी गली भी जानते ही हो, है ना, ये नॉर्मल टेरेस ऑपरेशन से रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी बड़ी गलियां हो जाती हैं, है ना, ये गलियां हैं चौबारा। आगे देखो वेव इरोजन की बात करते हैं तो हम बता ही दिया। अच्छा, जनरली सॉयल लॉस इंडिया में कितनी लिमिट रखी गई है? तो 12 टन प्रति हेक्टेयर रखी गई है, लेकिन होता कितना है? 16.4 टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अच्छा, और जो वेव इरोजन होता है इसे एंथ्रोपोजेनिक इरोजन भी बोलते हैं, क्योंकि भैया ह्यूमन की तरह होता है। ठीक, एक्सेसिव ग्रेजिंग वगैरह करा दो तो हो जाता है। अच्छा, आगे देखो, आगे ज़्यादा बढ़ गया। फास्फोरस परफेक्टेज नाइट सॉइल, 1 मिनट, एक क्वेश्चन यहाँ पर और डिस्कस हो सकता है। वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सोर्स। मतलब भैया वाटर से जो वाटर से इरोजन होकर जो ट्रांसपोर्ट होता है कहीं जाके सॉइल, उसे बोलते हैं क्या है? तो वाटर से जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उसे बोलते हैं एलुबियल। ठीक, ग्रेविटी से होती है उसे कोलुबियल।
क्या, कोलुवियल, ठीक। आइस से होती है उसे ग्लेशियल। विंड, विंड से अगर सेंड सॉइल हो रही है तो उसे बोलेंगे एओलाइन, ठीक है, AEOLIAN, एओलाइन। और अगर विंड से अगर सिल्ट सॉइल हो रही है तो उसे कहेंगे लॉइसेस, ठीक है, LOESS, ठीक है, ये बात याद रखना। बाकी मिनरलाइजेशन क्या होता है, इम्यूलाइजेशन क्या होता है, ये सब जानते हो आप, है ना। अच्छा ये बात याद रखो कि अगर CN रेशियो 30:1 होगा, यानी 30:1 होगा, तो भैया क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, इमोबिलाइजेशन होगा। और 20:1 होगा तो मिनरलाइजेशन होगा, ठीक। 30 से अगर ज़्यादा होगा तो नेट इमोबिलाइजेशन होगा। 20:1 से अगर कम होगा तो नेट मिनरलाइजेशन होगा, ठीक है। और CN रेशियो 20 से 30 के बीच में है तो दोनों होगा, इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन दोनों होगा, ठीक है। अच्छा आगे देखो, फास्फोरस परसेंटेज इन नाइट सॉइल। नाइट सॉइल में कितना फास्फोरस का परसेंटेज होता है, ठीक। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, धन्य से आंसर दो। तो इसका सही आंसर तुम्हें बता दें, ठीक है, क्योंकि क्विज हम करवा ही चुके हैं 5 बजे, आप लोग जुड़ जाना अच्छे से, है ना। और वीडियो तो लंबा हो गई यार, है ना, क्योंकि आपकी पूरी सॉइल आज खत्म भी करनी है हमें, ठीक। हमें मेहनत लग रही, कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर है 4%, ठीक। क्या होती है, 4%। अच्छा भैया, तो नाइट्रोजन कितनी होती है, तो 5.5 नाइट्रोजन होती है, ठीक है। और जो पोटेशियम होती है वो 2% के आसपास होती है। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ पर हम तुम्हें बता दें, ठीक, थोड़ा जो मैन्योर केक्स वगैरह होते हैं इनको बता देते हैं। अच्छा, मैन्योर फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जिनकी हाई एनालिटिक वैल्यू होती है वो फर्टिलाइजर होते हैं, जिनकी लो एनालिटिक वैल्यू होती है वो मैन्योर होते हैं, सीधी सी मतलब समझो। अच्छा, बाकी आप जानते हो कि ग्रीन मैन्योर अलग होता है और ग्रीन लीफ मैन्योर अलग होता है। ग्रीन मैन्योर जो है वो इसे इन सिटू बोलते हैं, जहाँ है वहीं दबा दो, इसमें सनम, ढेंचा, क्लस्टर बीन वगैरह आता है, और इसके अलावा सेसबेनिया भी आता है, ठीक। एक्स सिटू मतलब होता है इधर उधर ले जाओ, है ना, तो उसमें ग्रीन लीफ मैन्योरिंग आती है, जैसे कि ग्लाइसीडिया, पोंगेमिया, नीम, महुआ, ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। अच्छा, अगर बात करें इसकी, तो एक होता है FYM में कितनी NPK होती है, 0.5, 0.25, 0.5, अठन्नी चवन्नी अठन्नी। अच्छा, टाउन कंपोस्ट में 1.5, 0.4, 1.4, ठीक, 1.5, 0.4, 1.4। बर्मी कंपोस्ट 3, 1, 1.5, 3, 1, 1.5, ठीक। नाइट सॉइल बता चुके हैं 5.5, 4, 2, ठीक। ग्राउंडनट केक 7.3 नाइट्रोजन, 1.5 फास्फोरस, 1.3 पोटास। सेफ फ्लावर 7.9 नाइट्रोजन, 2.2 फास्फोरस और 1.9 पोटास, ठीक है। फर्टिलाइजर की बात कर लेंगे, ठीक है। तो आगे कोई क्वेश्चन डालें, नहीं डालें। अच्छा देखो, फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो भैया एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं, एक कम्प्लेक्स होते हैं, एक मिक्स होते हैं, एक कंप्लीट होते हैं, एक लो एनालिसिस वैल्यू होते हैं, एक हाई एनालिसिस वैल्यू। कदे फर्जी हवा बोल दिया। देखो, स्ट्रेट फर्टिलाइजर वे होते हैं जो सीधे एक मेजर न्यूट्रिएंट को सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यूरिया, ठीक। कम्प्लेक्स वे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक होते हैं, जैसे कि DAP, 2 या कभी कभी अधिक भी होते हैं, जैसे कि DAP। मिक्स फर्टिलाइजर वे होते हैं जो आपस में सबको मिक्स कर देते हैं और हर एक चीज़ देते रहते हैं, NPK अच्छे से देते हैं, ठीक है। इनमें NPK ही आता है ना, NPK आता है। एक होता है कंप्लीट फर्टिलाइजर, जिसके अंदर सभी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पाए जाते हैं, उन्हें कंप्लीट बोलते हैं, है ना। तो उसमें आपका सिंगल सुपर फास्फेट आता है। जैसे अब कभी कभी मिक्स और कंप्लीट में बच्चे फर्क नहीं कर पाते। मिक्स मतलब हो गया कि उसी में मिक्स कर देते हैं, जैसे अगर यूरिया का एक दाना है तो मतलब कोई NPK का दाना होता है, उसी के दाने के अंदर ही सब चीज़ें होती हैं, यानी केमिकल मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर जिसमें 25% से कम अगर चीज़ें होती हैं तो लो एनालिसिस, 25% से ज़्यादा होती हैं तो हाई एनालिसिस, ठीक है। तो 25 से कम वाला कौन सा एग्जाम्पल है, SSP है, और 25 से ज़्यादा वाला क्या है, यूरिया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे अधिक हाइग्रोस्कोपिक नेचर किसका होता है, तो अमोनियम नाइट्रेट का होता है, ठीक। उसके बाद यूरिया, उसके बाद अमोनियम सल्फेट, उसके बाद केन। सबसे अधिक किसका होता है, अमोनियम नाइट्रेट का होता है। एसिडल रेसिडुअल की बात करेंगे तो जो एसिड रेसिडुअल होता है सबसे अधिक किसका होता है, एनहाइड्रस अमोनिया का होता है, ठीक। अगर हम लोग बात करेंगे बेसिक यानी कि क्षारी में, तो कैल्शियम साइनामाइड सबसे ऊपर है, ठीक है। आगे देखो, इक्विवेलेंट एफिनिटी, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट एफिनिटी के हिसाब से सबसे ऊपर क्या है, ठीक। ये बात, ये भी क्वेश्चन आता है भाई साहब, है ना। तो वही इसको आपको इसे बोलते हैं एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट एफिनिटी सबसे अधिक किसकी होती है, एनहाइड्रस अमोनिया की होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछी गई यूरिया की, तो यूरिया में जो सही आंसर है वो आपका है 84, ठीक है। क्या है, 84 है। ऑप्शन आपके हैं 148, 77, 84, 110, ठीक है। तो सही आंसर हो गया। अब फर्जी 148 किसका होता है, 148 होता है एनहाइड्रस अमोनिया का, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का कितना होता है, 128, 128 होता है। अमोनियम सल्फेट कितना होता है, 110 होता है। यूरिया कितना होता है, 84 होता है। DAP कितना होता है, 77 होता है। अमोनियम नाइट्रेट कितना होता है, 60 होता है। कट से क्लियर हो गया, ठीक। 77 किसका है, DAP के। 148 किसका है, एनहाइड्रस अमोनिया का है। 110 किसका है, वो अमोनियम सल्फेट का है। अब देखो, इक्विवेलेंट बेसिसिटी की अगर बात करेंगे, ठीक, क्षारीयपन की, तो सोडियम नाइट्रेट का 29 होती है और कैल्शियम नाइट्रेट की 21 होती है, ठीक। आगे देखो, नाइट्रोजन परसेंटेज इन IVDU, ठीक। अरे सर जी यू का है, अच्छा यू बताएं हम का है। अब देखो, कह रहा है कि नाइट्रोजन परसेंटेज जो है वो IVDU में कितना होता है, ठीक। IVDU की फुल फॉर्म होती है आइसो
ब्यूटोलिडाइन डायूरिया, ठीक, आइसोब्यूटोलाइन डायूरिया। अच्छा भैया फिर जी ये बताओ कितनी होती है नाइट्रोजन, तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है 32.2% होती है। बड़े पास पास एग्जाम्पल दे दिए। हाँ कुछ इसका कारण है, क्या कारण है देखो, 38 से 42% जो नाइट्रोजन होती है वो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड में होती है, ठीक। 32.5% की जो नाइट्रोजन होती है वो क्रोटोलिन डायूरिया में होती है। किसमें होती है? क्रोटोलिन डायूरिया, ठीक। जो 32% फास्फोरस, नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस किसमें होती है? डीएसपी में होती है, ठीक है। ये फास्फोरस होगी, बाकी समय नाइट्रोजन है। अब 32.2% किसमें होती है? नाइट्रोजन किसमें होती है? आपके आईबीडीयू में होती है। अच्छा भैया ऐसे स्लो स्लो रिलीज वाले हैं, है ना। अच्छा अगर बात करें तो इसमें और फर्जी बता दो हमको, जैसे कि फास्फोरस के लिए बता दो। फास्फोरस में दो तरीके होते हैं, वाटर सॉल्युबल, सिट्रिक एसिड सॉल्युबल, और सिट्रिक और वाटर दोनों में इनसॉल्युबल। अच्छा वाटर सॉल्युबल में आता है सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, डीएपी, एमएपी, ठीक, मोनोअमोनियम फास्फेट और डाइमोनियम फास्फेट। अच्छा फिर जी एसएसपी में कितनी फास्फोरस होती है? 16% फास्फोरस होती है। 19% कैल्शियम होता है। 12.5 कितना होता है? सल्फर होती है। डीएसपी में 32% फास्फोरस होती है। टीएसपी में, ट्रिपल सुपर फास्फेट में 40 से 48% फास्फोरस होती है। डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होती है, ठीक। एमएपी की अगर बात करेंगे, ठीक, मोनोअमोनियम फास्फेट की, तो 11% नाइट्रोजन और 48% फास्फोरस होती है, ठीक। अब बात देखो सिट्रिक सॉल्युबल फास्फोरस फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जो सिट्रिक एसिड में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि डाइकैल्शियम फास्फेट और बेसिक स्लेग। बेसिक स्लेग बहुत पूछा जाता है, कितना है? 14 से 18% फास्फोरस। डाइकैल्शियम फास्फेट में 33 से 40%, ठीक। और सिट्रिक और वाटर दोनों में इनसॉल्युबल कौन कौन से हैं? रॉक फास्फेट, रॉ बोन मील और स्टीम्ड बोन मील। तो रॉक फास्फेट में 20 से 40 फास्फोरस, रॉ बोन मील में कितनी होती है? 20 से 25 होती है, और स्टीम्ड बोन में 25 से 30 होती है। इसमें 20 से 30 लिखी है, वो भी सही है। अच्छा बायोसुपर क्या होता है? बायोसुपर जान लो। बायोसुपर ये होता है कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं ये मोस्टली सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बायोसुपर एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। और बायोसुपर बनता कैसे है? रॉक फॉस्फेट, सल्फर और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जो सल्फर को ऑक्सीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनसे मिलकर बनता है। तो फर्जी कौन सा बैक्टीरिया? जैसे कि थायोबैसिलस, ठीक है, सही बात है। अच्छा कभी कभार हम क्वेश्चन आता है कन्वर्जन फैक्टर से, तो फास्फोरस परसेंटेज निकालने के लिए, P% निकालने के लिए P2O5 इंटू 0.43, ठीक। और फास्फोरस P2O5 निकालने के लिए P इंटू 0.29 है, P इंटू 2.29। अच्छा पोटेशियम के लिए फर्जी बता दो, तो पोटेशियम परसेंटेज निकालने के लिए K2O इंटू 0.83 और K2O निकालने के लिए K इंटू 1.20। ये हल्के बता दिए, जो बच्चे समझ में आए उनको अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक। बाकी जो नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। देखो सिकल लीफ डिजीज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, जो फास्फोरस का सिकल लीफ डिजीज होता है, फरी बता ही दिया वो भैया। सिकल लीफ डिजीज होता है वो किससे होता है? ऑप्शन 4 है, सही आंसर बताओ। सही आंसर बता ही दिया हमने स्टार्टिंग में, तो सही आंसर इसका होता है फास्फोरस, ठीक है। क्या होता है? फास्फोरस। अच्छा जो डिजीज से क्वेश्चन है वो हम आपके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। हमने क्या किया, हम अभी कॉपी में लिख रहे हैं तो लगभग हमने 30-40 तो हो ही गए। हमने क्या किया, हर एक जो नाइट्रोजन की कमी से होने वाले लक्षण, फास्फोरस की कमी से होने वाले रोग, सबके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एक जगह लिख लिए। जब इनकी पीपीटी बन जाएगी हम वीडियो ले आएंगे, वो अलग से मिसलेनियस में डाल देंगे, ठीक है। इसको आराम से करते रहना, ठीक है। उसको लाइक कर दो अभी तक ना किया हो, ठीक है। बाकी वहीं पे डिटेल में देख लेंगे, तो इस क्वेश्चन को वहीं पे देख लेंगे। अब देखो आखिरी क्वेश्चन है, फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन है? ये आप हम लोग कमेंट बताएंगे, ठीक। और जो बच्चे पूरा वीडियो ना देखे हों उनको भैया उनसे कहो कि पूरा वीडियो देखें, ठीक। और इसको शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो तो अच्छा नहीं लगता। पूरी सॉल्यूशन आपकी खत्म हो गई, ठीक, मेरे हिसाब से खत्म हो गई। बाकी जो नाइट्रोजन से मतलब न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन रह गए हैं वो आप नेक्स्ट अलग से वीडियो ले आएंगे। एक तुम्हारा सॉइल एडर अच्छे से बताना है, 2 हमें वीडियो बस और लाना है, पूरी सॉल्यूशन खत्म। अच्छे से पढ़ो, इसको बार बार रिविजन करो, इसी से क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। अगर आप एफओ की तैयारी करें तो बहुत अच्छा है उसके लिए, ठीक। बाकी आगे आने वाले एग्जाम सीसीआई वगैरह सबके लिए, एनएससी वगैरह, इफको क्रिफको सबके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, ठीक। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे तुरंत जुड़ जाओ, नीचे लिंक दी हुई है ना, जुड़ जाओ। और कोई भी दिक्कत हो तो आकाश वाजपेयी सर्च करो इंस्टाग्राम पे, दंड से मैसेज मारो, पट से रिप्लाई पाएगा, ठीक है। अब चलते हैं भैया, राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।